वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम बटलर येट्स की पोएम यानी द टावर के सेकंड सेक्शन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम फर्स्ट सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सेकंड सेक्शन के टोटल 13 ऑक्टेव्स हैं। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो इस सेक्शन की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 104। ये लाइन नंबर 18 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेंजा में पॉइट कहता है, आई पेस मैं चलता हूँ अपॉन द बैटलमेंट्स, यानी किले या किसी फोर्ट की फसील पर, दीवार पर, जो उसकी काफ़ी मोटी दीवारें होती हैं उन पर चलता हूँ। एंड स्टेयर और गौर से देखता हूँ ऑन द फाउंडेशंस ऑफ अ हाउस, एक घर की बुनियादें जो कि तबाह हो चुका है लेकिन अब उसकी बुनियादें रह गई हैं। यानी वो अपने बुढ़ापे की बात करता है कि अब मेरी जवानी तबाह हो गई है और सिर्फ़ मेरी रूह बाकी रह गई है और मेरे जिस्म की हालत बहुत ही टूटे हुए घर की तरह खस्ता हो गई है। और वेयर ट्री, या जहाँ पर दरख्त, लाइक आ सूटी फिंगर, एक स्याह रंग की उंगली की मानिंद, स्टार्ट फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से निकल रहा हो, ज़मीन से शुरू हो रहा हो, मुझे ऐसे दरख्त की जड़ें दिखाई देती हैं। एंड सेंट और इमेजिनेशन फोर्ट्स अंडर द डेज डिक्लाइनिंग मीम, और अब दिन ढल चुका है और जो मेरी इमेजिनेशन है उसमें मैं दिन को ढलते हुए, दिन की रोशनी को घटते हुए, ख़त्म होते हुए देख रहा हूँ। एंड कॉल इमेजेस एंड मेमोरीज़, और मैं इन तस्वीरों को और मेमोरीज़ में फ्रॉम रूइन और फ्रॉम एंशिएंट ट्रीज़, यानी जो पुराने दरख्त हैं और जो तबाहशुदा दरख्त हैं उनकी तस्वीरें अपनी यादाश्त में देखता हूँ, या ये चीज़ें मुझे मेरी यादाश्त पे ले जाती हैं, मैं माजी में चला जाता हूँ। फॉर आई वुड आस्क अ क्वेश्चन ऑफ देम ऑल, और मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में सवाल पूछता हूँ। बियॉन्ड दैट रिज, इस पहाड़ी चोटी के से ज़रा दूर, लिव्ड मिसिस फ्रेंच रहा करती थी। एंड वंस, और एक मरतबा, व्हेन एवरी सिल्वर कैंडलस्टिक, जब शमादान यानी मोमबत्तियाँ और स्काउस या चिरागदान यानी दिए लिट जला दिए जाते थे, अप द डार्क, और रात के वक़्त जब ये मोमबत्तियाँ और दिए जला दिए जाते थे, महागनी एंड द वाइन, तो महागनी की यानी लकड़ी के बने हुए फर्नीचर को और जो वहाँ पर शराब पड़ी होती थी उनको ये मोमबत्तियाँ रोशन कर देती थीं। उस रोशनी में ये चीज़ें फर्नीचर और वाइन दिखाई देती थी। अ सर्विंग मैन, एक मुलाजम, दैट कुड डिवाइन दैट मोस्ट रिस्पेक्टेड लेडीज़ एवरी विश, जो कि उस सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त औरत यानी मिसिस फ्रेंच की हर ख्वाहिश को जानता भी था और उसके कहे बगैर ही पूरी कर देता था। रैन एंड विद द गार्डन शेयर्स, वो भागता हुआ गया और बाग की घास काटने वाली कैंची से, क्लिप्ड एन इंसोलेंट फार्मर्स ईयर, एक गुस्ताख किसान के कान को काट दिया। एंड ब्रॉट देम, और उन्हें ले आया, इन अ लिटिल कवर डिश, एक छोटी सी डिश में रख कर, जिसे उसने ढांप रखा था, कवर कर रखा था, उसमें उसके गुस्ताख किसान का कान काट कर ले आया। सम फ्यू रिमेंबर स्टिल व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था तो मुझे याद है कि कुछ लोग याद करते थे। अ पेजेंट गर्ल, एक देहाती किसान की लड़की को, कमेंडेड बाय अ सॉन्ग, जिस पर गाना गाया जाता था, who lived somewhere upon that rocky place, जो कि उस पहाड़ी इलाके के बिल्कुल नज़दीक ही कहीं रहती थी। एंड प्रेज द कलर ऑफ हर फेस, और उस गाने में उसके चेहरे के रंगत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती थी। एंड हैड द ग्रेटर जॉय इन प्रेजिंग हर, और गाना गाने वाले उसकी तारीफ़ करके बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते थे। रिमेंबरिंग दैट, उस गाने को याद करते हुए, इफ़ वॉक्ड शी देयर, अगर वो वहाँ आती, फार्मर्स जोसल एट द फेयर, तो वहाँ पर जो किसान थे वो इतनी धक्कमपेल करते, इतनी भीड़ लग जाती कि एक मेले का समा बन जाता, यानी जहाँ वो जाती थी वहाँ एक मेला सा लग जाता था। सो ग्रेट अ ग्लोरी डिड द सॉन्ग कन्फर, और जो गाना उसके बारे में गाया जाता था उसमें उसकी बहुत ज़्यादा अज़मत को बयान किया जाता था, उसकी खूबसूरती को बयान किया जाता था। एंड सर्टन मैन, और कोई आदमी, बीइंग मैडेंड बाय दोज टाइम्स, उन गीतों को सुन लेता तो वो पागल हो जाता। और एल्स बाय
टॉसिंग हर अ स्कोर ऑफ टाइम्स, और 20 मरतबा उसी लड़की के नाम पर शराब के जाम पी जाता, यानी इतना मदहोश हो जाता। रोज़ फ्रॉम द टेबल एंड डिक्लेयर्ड इट राइट टू टेस्ट देयर फैंसी बाय देयर साइड। उनमें से कोई शख्स मेज़ पर से उठा और उसने ये ऐलान कर दिया कि अब वो अपने देखने की जो हिस्स है, अपनी सेंस ऑफ साइट है, इसके ज़रिए अपनी इमेजिनेशन यानी अपने तसव्वुर को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बट दे मिस्टूक द ब्राइटनेस ऑफ द मून फॉर द प्रोजिक लाइट ऑफ डे, लेकिन उन्होंने दिन की आम सी रोशनी को, बिल्कुल सादा सी रोशनी को चाँद की चमक धमक के साथ कंपेयर करने की गलती कर ली थी। यानी वो उस लड़की की खूबसूरती को अपनी इमेजिनेशन में लाना चाहते थे, यानी दोनों चीज़ों का कंपैरिजन बनता ही नहीं था, उसे तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। म्यूज़िक हैड ड्रिवन देयर विट्स अस्ट्रे, और जो मौसीकी वो सुन रहे थे जो कि उस लड़की के मुतल्लक थी, उन्होंने उसे बहका दिया था, यानी उन्हें भटका दिया था, उनकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। एंड वन वॉज ड्राउंड इन द ग्रेट बॉग ऑफ क्लोन, और उनमें से एक शख्स क्लोन में दलदल में फंस गया था, क्लोन के एरिया में जो दलदल थी वहाँ फंस गया था। स्ट्रेंज, अब एक अजनबी बात है, बट द मैन, वो जो शख्स था, हु मेड द सॉन्ग वॉज ब्लाइंड, जिसने ये गाना लिखा था वो अंधा था, यानी उसे दिखाई नहीं देता था। येट, फिर भी, नाउ आई हैव कंसिडर्ड इट, अब मैंने इस बात पर गौर किया है, इस बात को तस्लीम कर लिया है। आई फाइंड दैट नथिंग स्ट्रेंज, कि मुझे तो इसमें कोई भी अजीब और अजनबी बात महसूस नहीं हुई। द ट्रेजेडी बिगेन विद होमर, ये अलमिया जो है ये तो होमर के साथ ही शुरू हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ा शायर था। दैट वॉज अ ब्लाइंड मैन, वो भी एक अंधा या नाबीना शख्स था। एंड हेलन हैज़ ऑल लिविंग हार्ट्स बीट्रेड, और उसने अपनी पोइम में हेलन का जिक्र किया था, जिसने बहुत से ज़िंदा दिलों को धोखा दिया था, बहुत से आशिकों को धोखा दे दिया था। ओ मे द मून एंड सनलाइट सीन वन इन एक्सट्रीकेबल बीम, यानी जब चाँद और सूरज की रोशनी एक ही नुक्ते पर जमा हो जाएगी। फॉर इफ़ आई ट्रियम्फ, अगर मुझे फ़तह मिली, आई मस्ट मेक मैन मैड, तो मैं भी इंसानों को पागल कर दूंगा। यानी होमर ने और उस ब्लाइंड मैन ने तो गाने लिखे ही थे, हालांकि वो ब्लाइंड थे, लेकिन अगर मुझे मौका मिला, यानी चाँद और सूरज की रोशनी जमा हो गई, यानी तमाम सलाहियतों को जमा करके मैं भी ऐसी पोइम लिखूँगा जिसे पढ़ने से तमाम इंसान पागल हो जाएंगे। मेरी जो पोइम या मेरा जो म्यूज़िक होगा वो उन सब से बेहतर होगा। एंड आई माई सेल्फ क्रिएटेड हाराहान, और मैंने हाराहान के जो कैरेक्टर था उसे प्रोड्यूस किया, उस पर लिखा। एंड ड्रव हिम ड्रंक और सोबर, और मैंने उसे शराबी या एक दरवेश साबित किया। थ्रू द डॉन फ्रॉम समवेयर इन द नेबरिंग कॉटेज, जो कि सुबह के वक़्त किसी नज़दीकी झोंपड़ी से आया था। कार्ड बाय एन ओल्ड मैंस जगलरीज, वो जब अपनी बिलवड से मिलने जा रहा था तो वहाँ पर किसी मदारी करने वाले जगलर ने उसे धोखा दे दिया। ही स्टम्बल्ड, वो लड़खड़ाया, टम्बल्ड, और गिरकर टूट फूट का शिकार हो गया। फंबल्ड, और वो कुछ चीज़ें टटोलने लगा, सर्च करने लगा, कुछ तलाश करने लगा। टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द, वो लड़खड़ाया और टूट कर गिर गया और इधर उधर कोई चीज़ तलाश करने लगा। एंड हैड बट ब्रोकन नीज फॉर हायर, अब उसके पास दिखाने के लिए अपने टूटे हुए घुटने के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। एंड हॉरिबल स्प्लेंडर ऑफ डिज़ायर, और वह अपनी ख्वाहिश में खौफनाक हद तक गिर चुका था, यानी अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम हो चुका था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट ऑल आउट 20 ईयर्स अगो, मैंने इस करेक्टर पर 20 साल पहले सोचा था और इस पर लिखा था। गुड फेलोज़ शफल्ड कार्ड्स इन एन ओल्ड बार्न, एक बहुत पुरानी मवेशी बांधने वाली जगह पर कुछ लोग जो थे वो कार्ड्स खेल रहे थे, कार्ड्स जो थे उनको शफल कर रहे थे, यानी उनकी तरतीब उलट रहे थे। एंड व्हेन दैट एंशिएंट रफिन्स टर्न वॉज ऑन, और जब वहाँ एक कदीम बदमुआश कातिल की बारी आई। ही सो बीविच द कार्ड्स अंडर हिज थम, तो उसने अपने अंगूठे के नीचे कार्ड को रखकर एक ऐसा जादू कर दिया दैट ऑल बट द वन कार्ड बिकेम अ पैक ऑफ हाउंड्स एंड नॉट अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो वो जो
कार्ड्स का पैकेट था वो कार्ड की बजाय शिकारी कुत्तों में तब्दील हो गया उसके जादू की वजह से। एंड दैट ही चेंज इनटू अ हेयर, और जो बाकी था वो एक खरगोश में तब्दील हो गया या वो खुद खरगोश बन गया था। हान रोज इन फ्रेंजी देयर, और जो मेरा कैरेक्टर यानी हान था वो गुस्से के आलम में उठा। एंड फॉलोड अप दोज बीइंग क्रिएचर्स टूवर्ड्स, और वो उन भौंकने वाली मखलूक यानी उन शिकारी कुत्तों के पीछे भागने लग गया, उसने उनका पीछा किया। और टूवर्ड्स आई हैव फॉरगॉटन व्हाट, मैं तो इसके बाद भूल गया कि मैं क्या बात कर रहा था। इनफ, काफ़ी हो गया, अब इस बात को छोड़ो। आई मस्ट रिकॉल अ मैन, मुझे एक ऐसा शख्स याद आता है दैट जो कि नीदर लव नोर म्यूज़िक नोर एन एनमीज़ क्लिप्ड ईयर, जो कि ना तो मोहब्बत पर तवज्जो करता है, ना म्यूज़िक ही उसे अच्छा लगता है, और ना ही अपने दुश्मन के नुकसान पर वो खुश होता है, यानी वो इतना इमेजिनेशन में खोया हुआ है। कुड ही वो सो हैरिड, वो शख्स बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला था। चीयर अ फिगर दैट हैज़ ग्रोन सो फैबुलस, वो शख्स बहुत ही ज़्यादा अज़मत हासिल कर चुकी थी, बहुत बुलंदी हासिल कर चुकी थी। देयर इज़ नॉट आ नेबर लेफ्ट टू से, लेकिन ये बात बताने के लिए अब उसका कोई भी हमसाया बाकी नहीं बचा। व्हेन ही फिनिश्ड हिज डॉग्स डे, कि उसकी तकलीफ़ के दिन कब ख़त्म हुए। एन एंशंट बैंकरप्ट मास्टर ऑफ दिस हाउस, अब वो इस घर का एक मालिक तो बन चुका था लेकिन वो बैंकरप्ट था यानी दिवालिया हो चुका था। बिफोर दैट रूइन केम, ये तबाही आने से पहले, फॉर सेंचुरीज़ कई सदियों तक, रफ मैन एट आर्म्स, जो फौजी थे, आम किस्म के थके मांदे फौजी थे, क्रॉस गार्टर टू द नीज, उन्होंने अपने घुटनों पर लोहे की जराबों की मानिंद अपना यूनिफॉर्म पहन लिया था जो कि एक हाई रैंक के लोगों को दिया जाता है। और शूड इन आयरन क्लाइंब द नैरो स्टेयर्स, या फिर वो लोहे का लिबास पहनकर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, वो सीढ़ियाँ जो कि बहुत तंग थीं। एंड सर्टन मैन एट आर्म्स देयर वर, और वहाँ पर कुछ अहम फौजी भी थे, हुज इमेजेस, जिनकी जो तस्वीरें हैं, इन द ग्रेट मेमोरी स्टोर्ड, अजीम यादाश्त में स्टोर कर ली गई हैं, महफूज कर ली गई हैं। कम विद लाउड क्राई एंड पेंटिंग ब्रेस्ट, उनमें से चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई देती है और उनके सीनों में धड़कते हुए दिल महसूस होते हैं। टू ब्रेक अपॉन अ स्लीपर्स रेस्ट, और उनकी चीखों पुकार और सांस लेने की आवाज़ सोने वालों की रेस्ट को, उनकी नींद को ख़राब करती हैं, यानी सोए हुए लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। वाइल देयर ग्रेट वुडन डाइस बीट ऑन द बोर्ड, और उनका जो लकड़ी का डाइस है, जो लूडो खेलने वाला डाइस होता है, वो मेज़ पर बज रहा है, यानी वो खेल रहे हैं। एज आई वुड क्वेश्चन ऑल, मैं उन सबसे सवाल पूछता हूँ। कम ऑल हु कैन, तमाम लोग आ जाओ जो आ सकते हैं। कम ओल्ड, बूढ़े लोग आ जाएं। नेसेसिटियस, ज़रूरतमंद आ जाएं। हाफ माउंटेड मैन, और वो लोग जो कि घोड़े की सवारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते वो भी आ जाएं। एंड बिग ब्यूटीज़ ब्लाइंड रैम्बलिंग सेलिब्रेंट, और वो लोग जो कि खूबसूरती की तारीफ़ तो करते हैं लेकिन वो ब्लाइंड हैं, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो शख्स भी आ जाए। द रेड मैन द जगलर सेंट, और वो सुर्ख स्किन वाला आदमी जिसे उस जगलर ने यानी मदारी वाले ने भेजा था, वो भी आ जाए। थ्रू गॉड फॉरसेकन मेडोज़, और खुदा के लिए उन मेडोज़ से, उन चरागाहों से। मिसिस फ्रेंच भी आ जाए। गिफ्टेड विद सो फाइन एन ईयर, जिसको एक कान दिया गया था, यानी जिसको उसके ग़ुलाम ने अपने एक गुस्ताख किसान का कान काट कर दिया था, वो भी आ रहे। द मैन ड्राउंड इन अ बॉग्स मायर, और वो शख्स जो कि क्लोन के एरिया में एक दलदल में फंस गया था, उसमें डूब गया था, वो भी आ जाए। वन मॉकिंग म्यूजिस चूज़ द कंट्री वेंच, यानी जब जो म्यूजिस थी जो कि पोइट्री की देवियाँ थीं, उन्होंने उस देहाती लड़की को तारीफ़ व तहसीन के लिए और इंस्पिरेशन के लिए चुन लिया था, वो भी आ जाएं। डिड ऑल ओल्ड मैन एंड वीमेन, तमाम बूढ़े मर्द और औरतें, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, हु ट्रॉड अपॉन दीज रॉक्स, और
पास्ट दिस डोर, जो कि इन चट्टानों से, इन पथरीले रास्तों से गुजर कर आए हैं और इस दहलीज पर, इस दरवाज़े पर पहुंच चुके हैं। वेदर इन पब्लिक और इन सीक्रेट रेज, वो क्या उन्हें अवाम के सामने, लोगों के सामने या तन्हा बैठकर गुस्सा आता है, ये मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या उनको भी इसी तरीके से गुस्सा आता है। एज आई डू नाउ अगेंस्ट ओल्ड एज, जितना कि अब बुढ़ापे की वजह से, अपने बुढ़ापे पर मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या उन तमाम लोगों को भी इसी तरह से गुस्सा आता है। बट आई हैव फाउंड एन आंसर इन दोज आइज, लेकिन मुझे उनकी आंखों में इस बात का जवाब मिल गया है। दैट आर इम्पेशेंट टू बी गोन, कि अब वो लोग वापस जाने के लिए बेसब्र हैं, यानी वो सब वापस जाना चाहते हैं, कब्र में जाना चाहते हैं, मौत के पास जाना चाहते हैं। गो देयरफॉर, इसलिए ए लोगो तुम अपनी मौत की तरफ चले जाओ। बट लीव हान, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर हान है उसको छोड़ जाओ। फॉर आई नीड ऑल हीज़ माइटी मेमोरीज़, क्योंकि मुझे उसकी जो अजीम यादाश्तें हैं, उसकी अजीम जो यादें हैं, उनसे बहुत कुछ लेना है, मुझे उनकी ज़रूरत है। ओल्ड लेक्चर विद आ लव ऑन एवरी विंड, यानी एक जो आशिक है जो कि मोहब्बत के नशे में हर वक्त शराबूर रहता है, हर वक्त मोहब्बत में डूबा रहता है। ब्रिंग अप आउट ऑफ दैट डीप कंसिडरिंग माइंड, तुमने जो कुछ भी अपने तजर्बात के ज़रिए और अपने सोचो फ़िक्र के ज़रिए हासिल किया है वो मेरे साथ शेयर करो, मुझे भी बताओ, यानी जो कुछ तुम्हारे जहन में चल रहा है मुझे भी वो बता दो। ऑल दैट यू हैव डिस्कवर्ड इन द ग्रेव, जब तुम्हारा मौत का वक्त आ गया था, तुम मरने के करीब थे, तो जो तुम्हारे तजर्बात थे, जो कुछ तुम्हारे जहन में चल रहा था, वो तमाम बातें मेरे साथ शेयर करो, मुझे बताओ। फॉर इट इज़ सर्टन, क्योंकि ये बात यकीनी है, दैट यू हैव रेकन्ड अप एवरी अनफोरनोन अनसीइंग प्लंज ल्यूर्ड बाय आ सॉफ्टनिंग आई, क्योंकि ये बात बिल्कुल वाज़े है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, क्लियर है कि तुम जब मौत के करीब थे तुमने इन तमाम तजर्बात को हासिल कर लिया था। तुमने तो ऐसे भी तजर्बात हासिल कर लिए थे जो कि अननोन है, यानी जिनको कोई नहीं जानता, और आज के दिन तक किसी ने भी उन तजर्बात को नहीं देखा। तुम उनको जानते भी हो और तुमने उनको देखा भी है, इसलिए मेरे साथ शेयर करो। प्लंज ल्यूर्ड बाय आ सॉफ्टनिंग आई, और तुमने अपनी ज़िंदगी में जो रिस्क लिए हैं वो तुमने जज्बात की गहराई में जाकर लिए हैं। इन तमाम तजर्बात को तुमने अपनी नर्म आँखों से देखा है, यानी तुमने अपनी आँखों से इस तरह से देखा है कि तुम्हारी आँखों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और बाय आ टच और साई, या फिर तुमने उन्हें छू कर देखा है, या तुमने ठंडी आह भरी है। इनटू द लेब्रिंथ ऑफ अनदर्स बीइंग, इसमें तुमने किसी और की कॉम्प्लिकेशंस को, किसी और की पेचीदगियों को, पेचीदा मसाइल को भी शामिल कर लिया है, यानी इन तमाम मामलात में तुम्हारी जो बिलव्ड की कॉम्प्लिकेशंस थी, परेशानियां थी, उनको भी तुमने ले लिया है, उनको भी तुमने शामिल कर लिया है। ये तमाम तजर्बात तुमने अपनी सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच या फिर अपने एहसासात के ज़रिए हासिल किया है, इसलिए तुम मेरे साथ भी उन्हें शेयर कर दो। डज द इमेजिनेशन ड्वेल द मोस्ट अपॉन अ वुमन वोन और आ वुमन लॉस्ट, यानी क्या तुम्हारी जो इमेजिनेशन है, क्या जो तुम्हारे तसव्वुरात हैं किसी ऐसी औरत के बारे में है जिसको तुमने हासिल कर लिया था या जिसको तुमने खो दिया था। इफ़ ऑन द लॉस्ट, अगर तुम ऐसी औरत के बारे में सोचते हो जिसको तुमने खो दिया था, एडमिट, तो इस बात को तस्लीम कर लो। यू टर्न्ड असाइड, कि तुमने छोड़ दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। फ्रॉम अ ग्रेट लेबियंथ, यानी एक बहुत ही अजीम पेचीदगी को, आउट ऑफ प्राइड, तकब्बुर की वजह से, कोवर्डिस, अपनी बुज़दिली की वजह से, समसिली, अपने अहमकपन की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, ओवर सटल थॉट, यानी तुमने एक अच्छी सोच की बजाय एक बेवकूफ़ी वाली सोच को अपना लिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुज़दिली और तकब्बुर था और पेचीदगी थी, इसलिए तुम उसके बारे में सोचते हो जिस औरत को तुम खो चुके हो। और एनीथिंग कॉल्ड कॉन्शियस वंस, या फिर कोई ऐसी चीज़ है तुम्हारे अंदर जिसे किसी वक्त में कॉन्शियस यानी ज़मीर कहते थे, उस ज़मीर की वजह से तुमने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, उस औरत को खो दिया। एंड दैट इफ़ मेमोरी रिकर, और हाँ, अगर जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी याद है, वो अगर आ जाए, द सन्स अंडर एक्लिप्स एंड द डे ब्लॉटेड आउट, तो फिर क्या होगा, यानी जो सूरज है
उसको ग्रहण लग जाएगा और पूरे के पूरे दिन की रोशनी तारीकी में डूब जाएगी। यानी तुम्हारा जो तकब्बर था, तो हमारी जो बुज़दिली थी, उनकी मिसाल एक ऐसे एक्लिप्स की थी कि जिससे तुम्हारी अच्छी सोचों के आगे पर्दा डाल दिया और तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी की बजाय मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा गया। यहाँ पर द टावर पोएम का सेकंड सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस सेक्शन के 13 स्टेंजास में सेम राइम स्कीम को यूज़ किया गया है, यानी ए बी सी डी डी सी, यानी फर्स्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड है, थर्ड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड है, फिफ्थ लाइन 8th के साथ राइम्ड है, जबकि 6th और 7th लाइंस आपस में राइम्ड है। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्टेयर, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है वेयर, स्टेयर वेयर, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है अर्थ, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फोर्थ, अर्थ फोर्थ, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है कॉल और लास्ट यानी 8th लाइन का लास्ट वर्ड है ऑल, कॉल ऑल। इसी तरीके से 6th लाइन का लास्ट वर्ड है मेमोरीज और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है ट्रीज, मेमोरीज ट्रीज। इसी तरीके से सेकंड स्टेंजा में वंस, स्कॉन्स, वाइन, डिवाइन, विश, डिश, शेयर्स, ईयर्स। नेक्स्ट स्टेंजा में यंग, सॉन्ग, प्लेस, फेस, हर, कॉन्फर, देयर, फेयर। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेंजा में राइम्स, टाइम्स, राइट, साइट, मून, क्लोन, डे, अस्ट्रे। नेक्स्ट स्टेंजा में ब्लाइंड, फाइंड, बिगेन, मैन, बिट्रेड, मैड, सीम, बीम। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं, जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इसे एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोएम की लाइन नंबर 18 और 19 रन ऑन लाइन है, यानी इनमें एंजॉयमेंट यूज़ की गई है। जैसा कि पोइट कहता है आई पेस अपॉन द बैटलमेंट्स एंड स्टेयर्स, यानी मैं फसील पर चलता हूँ और देखता हूँ। अब किस चीज़ को वो गौर से देखता है वो लाइन नंबर 19 में बयान किया गया है। ऑन द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस, एक घर की बुनियाद को देखता हूँ, और वेयर, और जहाँ पर। अब वो क्या है वो लाइन नंबर 20 में बयान करता है ट्री, वहाँ पर दरख्त है, लाइक आ सूटी फिंगर, यानी एक स्याह रंग की उंगली की मानिंद। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 24 और 5 में वो कहता है फ्रॉम रूइन और फ्रॉम एंशिएंट ट्रीज फॉर आई वुड आस्क अ क्वेश्चन ऑफ देम ऑल, यानी मैं तमाम जो पुराने दरख्त हैं उनसे सवाल पूछूंगा, यानी यहाँ पर उसने एंशिएंट ट्रीज़ को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 20 में वो उस दरख्त को सूटी फिंगर के साथ यानी स्याह फिंगर के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 46 और 47 में वो चाँद की रोशनी को आम दिन की रोशनी के साथ कंपेयर कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। जैसा कि लाइन नंबर 26 में वो मिसिस फ्रेंच का एलुजन यूज़ करता है, लाइन नंबर 53 में वो होमर का एलुजन यूज़ करता है और लाइन नंबर 54 में हेलन का एलुजन यूज़ करता है। इसके बाद लाइन नंबर 58 में हनरा हान का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 22 में वो डिक्लाइनिंग बीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो कि एक जवाल और बढ़ापे का मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 47 में प्रोजिक लाइट का वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब है यानी बदसूरती या ढलती हुई जवानी या ढलती हुई एज। के बाद लाइन नंबर 49 में बोग ऑफ क्लोन का वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब है जवाल या डिक्लाइन। उसके बाद लाइन नंबर 80 में वो डॉग्स डे का मेटाफर यूज़ करता है जिसका मतलब है मुश्किल हालात। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 37 और 38 एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम वर्ड का यूज़ करना। जैसा कि लाइन नंबर 26 में रीच लिव्ड, लाइन नंबर 49 में ब्लॉग क्लोन, लाइन नंबर 59 में ड्रंक डॉन, लाइन नंबर 62 में
स्टम्बल्ड, टम्बल्ड, फम्बल्ड। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 52 में दैट नथिंग स्ट्रेंज के बाद सेमीकोलन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। इसका मतलब है दो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि बज़ाहिर तो एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन अगर डेप्थ में जाकर देखा जाए तो उनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी ज़रूर हो। जैसा कि लाइन नंबर 64 में हॉरिबल, स्प्लेंडर और लाइन नंबर 81 में बैंकरप्ट मास्टर के वर्ड यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। इसका मतलब है ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना जो कि कोई साउंड प्रोड्यूस करे, कोई आवाज़ प्रोड्यूस करे, जैसा कि लाइन नंबर 89 में बीट का वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इसका मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर तो पोइट को मालूम हो, लेकिन इस पर स्ट्रेस करने के लिए, ज़ोर देने के लिए यानी एम्फेसाइज करने के लिए ये क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाए। जैसा कि लाइन नंबर 101 में एज आई डू नाउ अगेंस्ट ओल्ड एज। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 20 में सूटी स्टार्ट्स, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 20 में अगेन फिंगर, फ्रॉम, लाइन नंबर 22 में डे, डिक्लाइनिंग, लाइन नंबर 34 में सम, स्टिल, लाइन नंबर 42 में मैन, मैडेंट, लाइन नंबर 43 में टोस्टिंग, टाइम्स, लाइन नंबर 46 में मिस्टुक मून, लाइन नंबर 57 में मस्ट मेक मैन मैड, लाइन नंबर 59 में ड्रव, ड्रंक, डॉन। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 42 में सर्टेन, मैन, मैडेंट, इन तीनों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 47 में टेस्ट, साइट, लाइन नंबर 62 में स्टम्बल्ड, टम्बल्ड, फम्बल्ड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 44 में रोज़, फ्रॉम, इन दोनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। लाइन नंबर 46 में मिस्टुक मून, लाइन नंबर 62 में स्टम्बल्ड, टम्बल्ड, फम्बल। इसके अलावा पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि बैटलमेंट्स, फाउंडेशन ऑफ अ हाउस, ट्री लाइक अ सूटी फिंगर, अर्थ, डेज, डिक्लाइनिंग बीम, रिज, सिल्वर, कैंडलस्टिक, स्कोन्स, डार्क महागनी, वाइन, फार्मर्स ईयर, लिटिल कवर डिश, टेबल, ब्राइटनेस ऑफ द मून, सनलाइट, इनएक्सट्रिकेबल बीम, बोग ऑफ क्लोन, कॉटेज, वुडन डाइस, मेडो, जगलर, ग्रेव, एक्लिप्स। इसके अलावा पोइट ने बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का भी इस्तेमाल किया है, यानी बात को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है, यानी इसमें एग्जैजरेशन इस्तेमाल की है। इसके अलावा अगर हम इसके थीम को देखें तो इसमें मेमोरी और एक्सपीरियंस का थीम मिलता है, लव और लव के लॉस हो जाने का, ख़त्म हो जाने का थीम मिलता है, विजडम यानी अक्लमंदी और दानाई का थीम मिलता है, प्राइड और कॉन्शियंस यानी तकब्बुर और ज़मीर का थीम मिलता है। यहाँ पर सेकंड सेक्शन कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हम इसी पोएम के थर्ड सेक्शन को कंप्लीट करेंगे जो कि इस पोएम का लास्ट लेक्चर होगा। इन तमाम लेक्चर्स को और विलियम बटलर येट्स की दीगर पोएम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम बटलर येट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए भी इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन तमाम प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।